नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट संस्कृत पैडागोजी की क्लास। तो देखिए, जो आज की क्लास है इसमें पहला क्वेश्चन है योग्य अवसर प्रदानेन, अर्थात योग्य अवसर प्रदान करने से अनेक भाषाओं का अधिगम, अर्थात अधिगम, योग्य अवसर प्रदान करने से अनेक भाषाओं का अधिगम। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप छात्र को जो योग्य अवसर है ये प्रदान करोगे तो इससे क्या होगा, जो अनेक भाषा का अधिगम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा योग्य अवसर प्रदान करने से। फर्स्ट वाला ऑप्शन है छात्रणाम कृते कष्टप्रद, अर्थात छात्रों के लिए कष्टप्रद न भविष्यति नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन है स्वाभाविक, बहुत ही स्वाभाविक होता है। थर्ड वाला ऑप्शन है छात्रणाम कृते कष्टप्रद भविष्यति, अर्थात छात्रों के लिए कष्टप्रद होगा। और लास्ट वाला ऑप्शन है छात्रणाम, छात्रों के लिए भार भविष्यति, भार होगा। सही ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि छात्रों को अगर आपको प्रदान करने से अनेक भाषाओं का अधिगम, तो अगर आप छात्रों को योग्य अवसर प्रदान करोगे तो जो अनेक भाषा हैं उनका अधिगम कैसा होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपने देख लिया है कि छात्रों के लिए कष्टप्रद नहीं होगा, और सेकंड में स्वाभाविक होता है। थर्ड वाला है कि छात्रों के लिए कष्टप्रद होगा, और लास्ट वाला ऑप्शन है कि छात्रों के लिए भार होगा। सही आंसर आप इसमें देखिए। तो देखिए, जो इसमें जो सही आंसर है वो पहला वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, छात्रों के लिए कष्टप्रद नहीं होगा। अगर आप छात्रों को जो है योग्य अवसर प्रदान करोगे तो उससे क्या होगा, जो अनेक भाषाओं का अधिगम है वो छात्रों के लिए कष्टप्रद नहीं होगा। अगर आप छात्रों क्या कर रहे हैं, योग्य अवसर प्रदान कर रहे हो, क्योंकि इसमें बात की गई है किसकी, अनेक भाषाओं के अधिगम की। अगर आप छात्रों को योग्य अवसर जो है प्रदान करोगे तो उससे अनेक भाषाओं का अधिगम और क्या होगा, और जो सुगम होगा, इसलिए वो क्या होगा, छात्राओं के लिए जो कष्टप्रद नहीं होगा। ओके, यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की कि स्वाभाविक होता है, तो देखिए स्वाभाविक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई ऑप्शन में अनेक भाषाओं की। यदि हम बात करते हैं किसकी, मातृभाषाओं की, अगर मातृभाषा होता है यहाँ पर तो मातृभाषा जो है वो स्वाभाविक होती है। ओके, आपको पता है कि मातृभाषा से होती है, मातृभाषा का जो अधिगम है वो स्वाभाविक होता है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है, अनेक भाषाओं की बात यहाँ पर की गई है। ओके, और आपको पता है कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये तो नेगेटिव टैग वाला, कि कष्टप्रद होगा, तो कष्टप्रद नहीं होगा, और ना ही जो है भार होगा छात्रों के लिए। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला वाला ऑप्शन, कि छात्रों के लिए जो है कष्टप्रद नहीं होगा। ओके, आंसर होगा पहला वाला। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और स्टूडेंट आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। और जैसे ही 1 जनवरी आएगी, न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर आते ही जो है मैं 1 घंटे की क्लास आपकी कराऊंगा, जिसमें जो अपठित गद्यांश है उसकी क्लास भी आपको देखने को मिलेगी, और संस्कृत पैडागोजी की पूरे के पूरे जो 30 क्वेश्चन जो उसमें से आते हैं आपको पूरे वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप भी संस्कृत में 30 में से 30 इसको करना चाहते हैं तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो हैं उन्हें ज़रूर देखिए। अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैंने उन सभी वीडियो की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। 2 प्लेलिस्ट आपको जो है मिलेंगी संस्कृत की, जिसमें एक में आपको 49 वीडियो मिलेंगी, 49 वीडियो, और एक में आपको मिलेंगी 32 वीडियो। तो ये इतनी वीडियो है कि अगर आप इन वीडियो को क्लास 1 से लेकर के सभी वीडियो को देखते हैं तो आपका निश्चित जो है 30 में से 27, 28, 29 नंबर आराम से आएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में पूछा गया है प्राथमिक स्तरे, अर्थात प्राथमिक स्तर पर कविता या प्रयोजनम अस्ति, अर्थात कविता का लाभ है। प्रयोजनम का अर्थ होता है लाभ, फायदा, प्रॉफिट। तो प्राथमिक स्तर पर कविता का लाभ इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न भाषा कौशलानुपरि अधिकार प्राप्ति, अर्थात विभिन्न भाषा के कौशल के ऊपर अधिकार प्राप्ति। क्या जो प्राथमिक स्तर है उस पर जो कविता है, क्या उसका लाभ ये है कि विभिन्न भाषा के कौशलन के ऊपर जो अधिकार की प्राप्ति हो जाए। सेकंड वाला ऑप्शन है प्राथमिक छात्रेभ्य अलंकार पाठनम, प्राथमिक छात्रों को जो है अलंकार पढ़ाना, ये उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर कविता का, ये लाभ है। थर्ड वाला ऑप्शन है शब्दावली ज्ञाने विस्तार, कि शब्दावली के ज्ञान में विस्तार करना। और लास्ट वाला ऑप्शन है कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति, अर्थात कविता, संगीत, ताल और अनुप्रास के आनंद की अनुभूति। सही आंसर अब आपको इसमें देखना है। तो देखिए, जो सही आंसर इसमें होगा वो होगा 4th वाला ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर जो कविता है उसका लाभ यही है कि जो कविता में जो संगीत है, जो ताल है और जो अनुप्रास है, उनका क्या कर सके बच्चे, उसका आनंद ले सके, उसका जो है
अनुभव कर सके, उस आनंद को क्या कर सके, अनुभव कर सके। ओके, यदि हम बात करते हैं कि फर्स्ट वाला ऑप्शन की कि विभिन्न भाषा के कौशल के ऊपर अधिकार की प्राप्ति, आपको पता है कि कविता से जो है विभिन्न भाषा के कौशल के ऊपर अधिकार की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन की कि प्राथमिक छात्रों को जो है अलंकार पढ़ाना, तो आप जानते ही हैं कि प्राइमरी में जो है छात्रों का इतना कोई, छात्रों को जो है अलंकार का कोई इतना जो है ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि अलंकार का इतना कोई महत्व नहीं है। प्राइमरी की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, यदि हम बात करते हैं हाँ उच्च प्राथमिक स्तर की, तो थोड़ा सा जो अलंकार है वहाँ के लिए थोड़ा उपयुक्त होगा, लेकिन प्राइमरी में इतने बच्चों को जो अलंकार के बारे में नहीं पता होता है और नहीं उनको बताया जाता है। ओके, यदि हम बात करते हैं कि थर्ड वाला ऑप्शन की शब्दावली ज्ञान के विस्तार जो है ये कविता का जो है लाभ है प्राथमिक स्तर पर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कविता में जो है शब्द आखिर होते ही कितने हैं कि बच्चों को जो है उसके जो शब्दावली है उसके ज्ञान में जो है वृद्धि होगी, उससे विस्तार होगा शब्दावली ज्ञान में। तो आंसर जो सबसे उपयुक्त कौन सा वाला होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। कविता का जो संगीत है और ताल है, अनुप्रास है, उसके आनंद की अनुभूति, तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। अगर क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया है, कमेंट नहीं किया, तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें। और जो भी आपके साथी हैं जो भी जो है इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें संस्कृत की तलाश है, उनके पास तक वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यालय शिक्षणे, विद्यालय के शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्, प्रथम भाषा का अध्ययन होगा। तो विद्यालय का जो शिक्षण होता है उसमें प्रथम भाषा का अध्ययन होगा, किसमें होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन है मातृभाषा या अथवा प्रांतीय भाषा, अर्थात मातृभाषा का अथवा प्रांतीय भाषा का। सेकंड वाला ऑप्शन है हिंदी भाषा अर्थात हिंदी भाषा का। थर्ड वाला ऑप्शन है राजकीय भाषा या राजकीय भाषा का। और लास्ट वाला ऑप्शन है सह राजकीय भाषा अर्थात सह राजकीय भाषा का। तो आपको पता है कि विद्यालय का जो शिक्षण है ना, वो प्रथम भाषा का अध्ययन में वो किस में होता है? वो होता है मातृभाषा में। किस में होता है? मातृभाषा में। ओके, तो विद्यालय शिक्षण में जो प्रथम भाषा का अध्ययन है वो होगा मातृभाषा का। किसका अध्ययन होगा? मातृभाषा का, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को जो सबसे पहले कौन सी भाषा सिखाई जाती है? मातृभाषा। ओके, और जो कुछ भी होता है वो सब कुछ किस में होता है? मातृभाषा में ही होता है। ओके, आपको सभी को पता है कि जो बच्चा है वो अच्छे से किसको ज़्यादा समझता है? अपनी मातृभाषा को। इसलिए विद्यालय शिक्षण में जो प्रथम भाषा का अध्ययन है वो किस में होना चाहिए? वो किसका होना चाहिए? वो मातृभाषा का होना चाहिए। ओके, किसका होना चाहिए? प्रथम भाषा का अध्ययन मातृभाषा का। उसके बाद कोई सेकंड लैंग्वेज जो है उसमें लेनी चाहिए, जैसे कोई इंग्लिश हो गई या संस्कृत हो गई। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें जो आंसर है वो होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, तीसरे का। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन देखिए। भाषाधिगमाधिग्रहणयोः क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भाषा अधिगम जमा अधिग्रहणयोः, जिसका अर्थ होता है भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य का। मध्य में का मतलब कौन भेद है? भेद का मतलब अंतर या भेद है। तो इसमें पूछा गया है कि जो भाषा का अधिगम है और अधिग्रहण है उसके मध्य में क्या भेद है। तो देखिए आपको पता है कि अधिगम क्या होता है। अधिगम जो है, अगर आपको जो क्या करना पड़ता है, अधिगम जो थोड़ा सा प्रयास पूर्ण करना पड़ता है, अर्थात उसमें आपको क्या करना पड़ता है? प्रयास लगाना पड़ता है, अपने जो प्रयत्न लगाना पड़ता है उसको सीखने के लिए। लेकिन बात करते हैं अधिग्रहण की। अधिग्रहण का मतलब होता है अर्जित करना, और जो अर्जित है, जो अर्जन है वो क्या होता है? वो स्वाभाविक होता है, अर्थात वो जो सरल होता है। क्यों? क्योंकि वो उससे किससे करता है? अपने परिवार से करता है, अपने आस पड़ोस से करता है। ओके, तो जहाँ भी जाता है बच्चा, भाषा का अधिग्रहण जो है, अर्जित जो है, वो अर्जन कहाँ से कर लेता है? जहाँ भी वो जाता है अपने क्षेत्र से कर लेता है, अपने वातावरण से कर लेता है, अपने परिवार से कर लेता है। लेकिन जो भाषा का जो अधिगम है वो उसको क्या करना पड़ता है? वो जो है सीखना पड़ता है। इसलिए ये क्या होता है? ये जो प्रयास पूर्वक होता है, अर्थात इसमें जो प्रयास की आवश्यकता होती है, कोशिश की आवश्यकता होती है। जब तक बच्चा कोशिश नहीं करेगा तो भाषा का अधिगम नहीं कर सकता। लेकिन भाषा का अधिग्रहण की हम बात करते हैं तो जो अधिग्रहण है बच्चा भाषा को आसानी से कर सकता है। ओके, तो अब देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या कहे गए हैं। पहले में क्या रहा है कि उभये अधिगमाधिकरणे साह जी के अर्थात उभय का अर्थ हो गया दोनों, अधिगम और अधिग्रहण सहज रूप में होते हैं। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है अधिगम जो है थोड़ा प्रयास पूर्वक अर्थात प्रयास लगाने से होता है, जबकि अधिग्रहण कैसा होता है? सहज होता है, सरल रूप में होता है। सेकंड वाला ऑप्शन में कहा गया उभये अधिगमाधिग्रहणे प्रयास जन्य, अर्थात दोनों, अधिगम भी और अधिग्रहण दोनों ही क्या है? प्रयास पूर्वक जो है सीखे जाते हैं, आते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है अधिगम है प्रयासजन्य, अधिग्रहण साहजिक, अर्थात जो अधिगम है वो तो प्रयासजन्य अर्थात प्रयास करने से आता है, और जो अधिग्रहण है वो सहज रूप में आता है या सरल रूप में आता है। और लास्ट ऑप्शन में कहा गया अधिग्रहणम
प्रयासजन्यम अधिगमः साहजिके, अर्थात जो अधिग्रहण है वो प्रयासजन्य अर्थात प्रयास करने से आता है, और जो अधिगम है वो सहज रूप में अर्थात सरल रूप में ही आ जाता है। सही आंसर अब आपको इसमें मिल गया होगा अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया है तो, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही होगी। तो देखिए सही आंसर इसमें हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अधिगम कैसा होगा, प्रयासजन्य होगा, प्रयास करने से ही अधिगम होता है, आता है। यदि हम बात करते हैं अधिग्रहण की, ये सहज रूप में होता है, भी मैंने आपको बता दिया। जैसे बच्चा जो है भाषा का जो अधिग्रहण है, अर्जन है, कहाँ से करता है, अपने परिवार से करता है, अपने पड़ोस से करता है, और जहाँ भी जाता है अपने मित्रों में, दोस्तों में, जहाँ भी वो जाता है वहीं से कर लेता है। ओके, तो जो अधिग्रहण है, अधिग्रहण का मतलब अर्जन, अर्जन जो है आसानी से किया जा सकता है, सरल रूप में किया जा सकता है, सहज किया जा सकता है, लेकिन अधिगम जो है प्रयास करने से ही आता है। ओके, तो आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, सिंहस्य विषये एका, अर्थात शेर के विषय में एक कथाम पठित्वा, कथा अर्थात कहानी, पठित्वा पढ़ करके, शिक्षिका छात्रों को निर्दिष्टि अर्थात निर्देश देती है। शेर के विषय में एक कथा या कहानी पढ़ करके शिक्षिका छात्र को निर्देश देती है। क्या निर्देश देती है, आगे देखिए। भवान का अर्थ होता है आप, स्वयं। अरण्य सिंह अर्थात जंगल में शेर है, अस्ति का अर्थ होता है। तो वो कह रही है शिक्षिका शेर के विषय में एक कविता को पढ़ा करके, कहानी को जो मतलब सॉरी कविता नहीं, एक कहानी को पढ़ा करके क्या निर्देश दे रही है, कह रही है कि आप जो है स्वयं ही जंगल में शेर हैं। इति मनसी, ऐसा मान करके, विचार्यम कथाम, विचार करके, कथाम का अर्थ होता है कहानी को, श्राव्यतु सुनिए। आप स्वयं ही जंगल में क्या है, शेर हैं, ऐसा मान करके जो है विचार करके जो है कथा को सुनो, कहानी को सुनो। एवं सा, इस प्रकार, वह, सा का अर्थ होता है वह। ओके, स्त्रीलिंग के लिए जो सा होता है उसकी हिंदी होती है वह, और पुल्लिंग में जो है जो स होता है, स के आगे विसर्ग, वो होती है पुल्लिंग के लिए वह की संस्कृत, ठीक है ना। तो सा का अर्थ होता है वह, ये किसके लिए होता है, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, और स का मतलब भी होता है वह होता है पुल्लिंग के लिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। ओके, तो इस प्रकार वह किम अर्थात क्या, विकसितुम, विकसित करने का प्रयत्न करोति, कर रही है। तो इस प्रकार वह क्या, विकसित करने का प्रयास या प्रयत्न कर रही है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। शेर के विषय में एक कहानी पढ़ा करके शिक्षिका छात्र को निर्देश दे रही है क्या, कि आप जो स्वयं जंगल में शेर हैं, ऐसा मान करके, विचार करके जो है कथा को सुनो। इस प्रकार वह क्या, विकसित करने का प्रयत्न कर रही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है सृजनात्मकता चिंतन क्षमतांच, अर्थात सृजनात्मकता और चिंतन की क्षमता को बढ़ाना चाहती है, विकसित करना चाहती है। सेकंड वाला ऑप्शन है रूपांतरणम अनुवादंच, अर्थात रूपांतरण और अनुवाद के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन है पठन कौशलम लेखन कौशलंच, अर्थात पठन कौशल और लेखन कौशल के लिए। और लास्ट वाला ऑप्शन है प्रारूप लेखनम पुनर्लेखनंच, अर्थात प्रारूप लेखन और पुनर्लेखन को विकसित करने के लिए, अर्थात जो है क्या करना चाहती है वो, प्रारूप लेखन और पुनर्लेखन का जो है विकसित करने का जो है प्रयास कर रही है। तो सही आंसर इसमें अब आपको देखना है। तो देखिए, जब शिक्षिका क्या करेगी, शेर के विषय में एक कहानी को जो पढ़ करके सुनाएगी, है ना, तो उससे क्या होगा, और वो मतलब छात्रों से ये कहेगी कि आप जो स्वयं जंगल में एक शेर है, ऐसा मान करके, ऐसा विचार करके कहानी को सुनो। तो इससे क्या विकसित होता है बच्चे में, इससे जो विकसित होगी उनके अंदर जो है सृजनात्मकता विकसित होगी, और जो चिंतन क्षमता है, ओके, चिंतन करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होगी, वो विकसित होगी। ओके, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो खुद को जो है क्या करना पड़ेगा, अपने आप से जो सोचना पड़ेगा, चिंतन लगाना पड़ेगा कि भाई मैं एक शेर हूँ जंगल में, तो मैं क्या क्या करूँगा, मेरे सामने जो कौन कौन से पशु होंगे। ओके, तो इस प्रकार से इससे क्या होगा, जो छात्र हैं उनके अंदर में जो है सृजनात्मकता उत्पन्न होगी, और चिंतन करने की जो क्षमता है वो भी उत्पन्न होगी। तो वो ऐसा जो है क्यों कर रही है, तो क्या विकसित करने का प्रयास कर रही है, वो जो है सृजनात्मकता और चिंतन क्षमता, ये दोनों जो है विकसित करने का प्रयास कर रही है जो शिक्षिका है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन है, शिक्षिका के नापी, शिक्षिका किसी भी शब्द के बिना छात्रई से, छात्रों के साथ संप्रेषणम करोति, संप्रेषण कर रही है। संप्रेषण आप समझते ही हैं, विचारों का आदान प्रदान। शिक्षिका किसी भी शब्द के बिना, अर्थात बिना शब्दों के क्या कर रही है, वो छात्रों के साथ में संप्रेषण कर रही है।
एवं सा उपयोगम करोति, इस प्रकार वह उपयोग कर रही है। तो किसका उपयोग कर रही है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है शाब्दिक संप्रेषण से, अर्थात शाब्दिक संप्रेषण का। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन तो पहले गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें पहले क्वेश्चन में कह दिया है कि शिक्षिका जो है, जो भी अध्यापिका है, वो बिना शब्दों के ही छात्रों के साथ में संप्रेषण कर रही है। तो यहाँ पर तो पहले ऑप्शन में तो शब्द कहा गया है कि शाब्दिक संप्रेषण से, अर्थात शाब्दिक संप्रेषण का, तो शब्दों का प्रयोग तो वो कर ही नहीं रही है। ओके, तो पहला वाला ऑप्शन तो हो गई नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन है शब्देतर संप्रेषण से, अर्थात देखिए जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे ना तो होगा शब्द जमा इतर, अर्थात शब्द से अलग संप्रेषण का। थर्ड वाला ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण से, अर्थात मौखिक संप्रेषण का। और आपको बता देंगे मौखिक संप्रेषण में भी जो क्या होगा, बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता होगी, तो ये वाला भी नहीं होगा। और यदि हम बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की, लिखित संप्रेषण से, लिखित संप्रेषण की, तो लिखने में भी शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह दिया है कि शिक्षिका जो है शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर रही है संप्रेषण करने में, है ना, बात करने में। तो वो किसका संप्रेषण कर रही है? तो वो कर रही है शब्द से इतर, अर्थात शब्द से अलग संप्रेषण का, अर्थात सांकेतिक भाषा का प्रयोग वो कर रही है ना। जैसे साइलेंट करने वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि मुंह पर उंगली रख करके चुप हो जाओ, उसका अर्थ क्या होगा, चुप हो जाओ। ओके, तो वो किसका उपयोग कर रही है, कौन से संप्रेषण का उपयोग कर रही है? वो कर रही है शब्देतर संप्रेषण से, अर्थात शब्दों से अलग संप्रेषण का। ओके, तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, सातों क्वेश्चन है बालानाम पत्रिका, अर्थात बच्चे पत्रिका से कस्याचित किसी कथा को या कहानी को पठनम नाम, पढ़ना नाम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों के द्वारा या बच्चों के पत्रिका से जो है किसी कथा या कहानी को पढ़ना क्या कहलाता है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है सिंहावलोकनम, सेकंड वाला ऑप्शन है सूक्ष्मावलोकनम, और थर्ड वाला ऑप्शन है गहनाध्ययनम, और लास्ट वाला ऑप्शन है विस्तृताध्ययनम। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, विस्तृताध्ययनम। क्योंकि किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? बात की जा रही है कथा की। कथा बच्चे पढ़ रहे हैं किससे? पत्रिका से। कथा या कहानी कैसे पढ़ी जाती है? शॉर्ट पढ़ी जाती है, या गहन अध्ययन द्वारा पढ़ी जाती है, या विस्तृत अध्ययन के द्वारा पढ़ी जाती है? तो विस्तृत अध्ययन के द्वारा। आपको पता है कहानी कैसी होती है, दीर्घ होती है, बहुत ही लंबी होती है, विस्तृत होती हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? विस्तृत अध्ययन। तो जो बच्चे हैं पत्रिका से जब किसी कथा को पढ़ रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? इसे क्या कहेंगे? विस्तृत अध्ययन हम कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है पठन समय, पढ़ते समय अधस्तनेषु, अर्थात निम्नलिखित में से या नीचे जो लिखे उनमें से कस्यम महत्वम, किसका महत्व सर्वाधिकम सबसे अधिक है? पढ़ते समय निम्नलिखित में से किसका महत्व सबसे अधिक है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है उच्च स्वरेण पठनम, अर्थात उच्च स्वर से या जोर से ऊंची आवाज में पढ़ना। सेकंड वाला ऑप्शन है पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, अर्थात पाठ के अर्थ को जो है जानना या समझना। थर्ड वाला ऑप्शन है पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम, अर्थात पाठ के प्रत्येक शब्द को पढ़ना। और लास्ट वाला ऑप्शन है धारा प्रवाहेण पठनम, अर्थात धारा प्रवाह से पढ़ना। तो देखिए धारा प्रवाह में आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। धारा प्रवाह का मतलब जिस स्पीड में, जिस लाइन में जो बच्चा है वो पढ़ रहा है उसी स्पीड में। ओके, ना बिल्कुल कम ना बिल्कुल ज़्यादा, जिस स्पीड में जिस गति में वो पढ़ रहा है उसे हम कहते हैं धारा प्रवाह। समझ में आ गया? ओके, तो सही आंसर अब इसमें देखो आपको समझना है। तो देखिए पढ़ने की बात यहाँ पर हो रही है। चलो मान लिया आपने जो है, आप एक स्टूडेंट है और आपने जो है पूरा का पूरा एक पार्ट जो है पढ़ लिया। मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई स्टूडेंट, इस पाठ में आपको जो है क्या चीज़ समझ में आई, इसका निष्कर्ष क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। आप फिर मैं आपसे ये कहने लगूँ बताओ कि इसमें क्या क्या था। ओके, और मान लिया कि आपने जो है पाठ का जो अर्थ है वही नहीं समझा, आपको यही समझ में नहीं आ रहा, आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है। तो ऐसी पढ़ाई का फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है? देखिए पढ़ना वही होता है जब आपको उसका अर्थ समझ में आए। ओके, तो जो आंसर होगा वो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा कि पाठ का जो अर्थ है उसको समझना, उसको जानना ही क्या है, जो पढ़ना है, पढ़ते समय है ना। पढ़ते समय जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इसी का क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, पाठ के अर्थ को जो है जानना या समझना। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जोर से पढ़ना है ना, उच्च स्वर से पढ़ना। तो जोर से पढ़ना कोई आपको पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बिना मतलब में गला फाड़ना चिल्लाना ना। और पाठ के प्रत्येक शब्द का पढ़ना, तो देखिए तो एक वैसा पढ़ना होगा ना कि पाठ के हम जो प्रत्येक शब्द को पढ़ रहे हैं, क्या पाठ को प्रत्येक शब्द को पढ़ने से क्या उसका जो अर्थ है वो समझ में आएगा? जरूरी नहीं है कि अगर आप पाठ के प्रत्येक जो शब्द है उसको पढ़ रहे हैं तो उसको जो है समझ में आएगा। ओके, तो जरूरी नहीं है, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि पढ़ते समय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाठ का अर्थ जो है उसको समझना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर होगा सेकंड वाला। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए स्टूडेंट 9 क्वेश्चन है, प्रतिपुष्टि अस्ति, प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक, अस्ति कर दोगे है, तो फीडबैक है क्या है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है उभय अर्थात दोनों, शिक्षका शिक्षार्थी नाम कृत्य अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए स्व विकास है, अपने अपने विकास के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन है मातृनाम पितृनाम अर्थात माता और पिता कृत्य के लिए, तेसाम उनके बालनाम बच्चों के लिए, गृह कार्य करना है परीक्षा प्रस्तुतिकरण, गृह कार्य करने के लिए परीक्षा की प्रस्तुतिकरण। थर्ड वाला ऑप्शन है शिक्षार्थी नाम कृत्य अर्थात शिक्षार्थियों के लिए, अधिगम विकास है अधिगम के विकास के लिए। और लास्ट वाला ऑप्शन है शिक्षक नाम कृत्य अध्यापन विकास है अर्थात शिक्षक के लिए उसके अध्यापन के विकास के लिए। सही आंसर अब आपको ढूंढना है इसमें कौन सा हो जाएगा। तो जो फीडबैक है, जो प्रतिपुष्टि है, वो क्या होती है, वो होती है कि दोनों ही, उसमें जो शिक्षक है उसमें क्या होता है, उसमें दोनों का जो है शिक्षक का भी और शिक्षार्थी का दोनों का भी क्या होता है, उनका जो है अपना अपना जो है एक विकास होता है, जो भी वो पढ़ रहे हैं उसमें उसका, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो फीडबैक होता है पहले उसमें जो है शिक्षक पढ़ाता है, जब पढ़ाएगा वो तो बच्चे क्या करेंगे, उसका जो है बताएंगे कि सर ये हमें समझ में आया, या आपने जो है क्या जो है इसमें ऐसा पढ़ाया है कि जो हमारे सर से ऊपर जा रहा है। ओके ओके, तो इससे क्या होता है कि दोनों का जो है अपना अपना विकास होता है, शिक्षक का भी इसमें विकास होगा और जो छात्र उनका भी विकास होगा। क्योंकि शिक्षक जब पढ़ाएगा किसी भी चीज़ को तो उसे जो है क्या करना पड़ेगा, उसको जो है छात्र को जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और जब वो एक्सप्लेन पढ़ेगा तो पहले वो खुद क्या करेगा, उसको जो अच्छे से पढ़ के उसको जो अच्छे से समझ के तब आएगा वो। ओके, तो दोनों का इसमें क्या हो रहा है, दोनों का ही विकास होगा। जो फीडबैक है इसका मतलब क्या है, उभय उभय का अर्थ हो गया दोनों, अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के जो है अपने अपने विकास के लिए क्या है फीडबैक है वो जरूरी है। तो फीडबैक क्या है समझ में आ गया, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट 10 क्वेश्चन आया 10वां, प्रथम कक्षाया अर्थात प्रथम कक्षा के छात्र नाम कृत्य छात्रों के लिए भाषा पठनार्थम भाषा के पढ़ने के लिए, अधोलिखितेषु कथम विषय योग्यतम अभवेत अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा विषय योग्य होना चाहिए। से आंसर ढूंढिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन है मम विश्व मेरा विश्व अर्थात मेरा संसार, सेकंड वाला ऑप्शन है मम देश मेरा देश, थर्ड वाला ऑप्शन है मम परिवार अर्थात मेरा परिवार, और लास्ट वाला ऑप्शन है नया कोपी में से कोई भी नहीं। से आंसर जल्दी से ढूंढिए स्टूडेंट। देखिए सही आंसर इसमें हो जाएगा मम परिवार अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है मैंने जो कम्युनिटी है कम्युनिटी टैब उसमें लगाया हुआ है। बाकी स्टूडेंटों ने कुछ स्टूडेंटों ने सही आंसर भी दिया है, जैसे संदीप कुमार यादव जी हैं, मिंटू कुमार जी हैं, मिंटू भावना जी, ओके, और निधि पांडे जी, एक दो बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। तो सबके नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके, तो आपको पता है कि जो प्रथम कक्षा के जो छात्र हैं, है ना, यदि आपको उनको पढ़ाना है भाषा का क्या करना है, उनका पठन करना है, तो उसके लिए सबसे जो योग्य विषय है वो हो जाएगा उनका परिवार। क्योंकि बच्चा जो है किससे सबसे ज़्यादा परिचित होता है, अपने परिवार से। अगर आप बच्चे को ऐसे विषय को जो है पढ़ाना शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ से जो बच्चा है वो पहले से ही परिचित है, तो उस विषय में बच्चा जो इंटरेस्ट लेता है उसको और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि बात की गई है इसमें प्रथम कक्षा की। ओके, तो आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। कल की क्लास में फिर से मैं लेकर के आऊँगा 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। और मैंने आपको बता दिया है कि 1 जनवरी से पूरे आपके 30 प्रश्नों की जो क्वेश्चनों की जो एक सीरीज होगी। ओके, तो अगर आप भी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।